अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अरशद भुट्टा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और फर्दर एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन के फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। जी, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक उसकी डेफिनेशन ये है कि वो एक लैंग्वेज है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है। अब कोई भी जो जबान है उसका मकसद क्या होता है? कम्युनिकेशन करना। किसी भी जबान का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कम्युनिकेट द थिंग्स। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है जो कि हमें कम्युनिकेट करती है किस चीज के बारे में? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में और कैश फ्लो ऑफ बिजनेस। अगर हम इस डेफिनेशन को फर्दर ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास 5-6 एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। पहला क्या है कि ये एक जबान है। तो जबान का कोई भी जबान है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कम्युनिकेट द थिंग्स। अब इसके लिए जरूरी क्या है कि जो सुनने वाला है और जो कहने वाला है दोनों उस जबान को समझते हो। अब ये ऐसी जबान है जो बिजनेस की एक्टिविटीज के बारे में कम्युनिकेट करती है। किसके हवाले से? बिजनेस की एक्टिविटीज। बिजनेस क्या है हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो बिजनेस के कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ये कम्युनिकेट करेगा? फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और कैश फ्लोज को। अब इन पे फर्दर हम बात करेंगे कि ये फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कैसे कम्युनिकेट करेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कैसे कम्युनिकेट करेगा और कैश फ्लोज के बारे में कैसे कम्युनिकेट करेगा। जी, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ये एक कम्युनिकेशन मोड है, तो ये उस कम्युनिकेशन के लिए ये एक मेथड है। क्या हम करते हैं? जिसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, एनालाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजेशन करते हैं और प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस को। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे भी बात फिर बिजनेस की हो रही है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं? जो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लोज के बारे में बताती हूँ। हम फर्दर इसके बाद में बात करेंगे। जी, अब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। पहली बात क्या है? ये ट्रांजैक्शंस के हवाले से बात करते हैं। द वे ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसको कहते हैं? जब भी दो एंटिटीज या दो पार्टीज, मिनिमम कितनी है? 2 पार्टीज, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। 2 एंटिटीज के 2 से ज्यादा पार्टीज के दरमियान जब भी लेन देन होता है, एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो ट्रांजैक्शन हो रही है। मिसाल के तौर पे आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि जी ये 10 रुपए ले ले और मुझे एक बॉल पेन दे दे। ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन है, लेन देन है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला एस्पेक्ट क्या है कि ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। अब दूसरा बात क्या है कि इन ट्रांजैक्शंस की हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। जिस निजाम के थ्रू, जिस सिस्टम के थ्रू, जिस मेथड के थ्रू, जिस लॉ के थ्रू हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। हम बाद में इस पे मजीद बात करेंगे। अब रिकॉर्डिंग के बाद क्या होती है? एनालाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। वो कहां पे करते हैं? लेजर्स या टी अकाउंट्स में। जब ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसके बाद हम अगला स्टेप क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। कहां पे? लेजर्स में। इस पे भी फर्दर बात करेंगे कि लेजर्स क्या होते हैं। फिर समराइजेशन, सारे डेटा को हम समराइज फॉर्म में लेके आते हैं
और उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सारे एस्पेक्ट्स को समझने के लिए हम एक फर्दर टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जिसको अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। और फिर प्रेजेंटेशन कहाँ पे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यहां से हमने ये जो बात की है फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हवाले से और कैश फ्लोज के हवाले से जो हमने बात की है, इसकी फाइनल रिजल्ट्स हमें कहां पे जाके मिलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। देखें, किसी भी बिजनेस एंटिटी की जो की होती है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है। बट हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टडी में सिर्फ कौन से एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वो एस्पेक्ट्स को जिनको हम कोई मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हैं। जिनको मॉनेटरी वैल्यू नहीं दी जाती वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में डिस्कस नहीं करेंगे। और अब हमारी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई है कि बिजनेस है क्या। बिजनेस एक लीगल एक्टिविटी है जो कि आप किस मकसद के लिए करते हैं। कोई एक या एक से ज्यादा लोग वो इस मकसद के लिए करते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना है। अब इस डेफिनेशन को, जो बिजनेस की हमने डेफिनेशन अभी देखी है, इसको अगर हम फर्दर एक्सपेंड करें ना, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है किसी एक्टिविटी का होना, कोई काम होना। लेकिन कौन सा काम, लीगल। अब ऐसा काम जो जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस, वहां पे वो काम आपको अलाउ हो। अब कुछ काम ऐसे हैं जो यूनिवर्सली इलीगल कहलाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, करप्शन, ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इंटरनेशनली इलीगल है। हाँ, कुछ एक्टिविटीज क्या होती हैं कि एक कंट्री में लीगल होती है, दूसरे कंट्री में इलीगल होती है। मिसाल के तौर पे वाइन को सेल करना पब्लिकली पाकिस्तान में इलीगल एक्टिविटी है, लेकिन अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं तो वही लीगल एक्टिविटी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्यू क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। जरूरी नहीं कि आप जो भी एक्टिविटी करें उसका जो ऑब्जेक्टिव हो वो आप अचीव करें। इसलिए बिजनेस के एक्टिविटी का इंटेंट क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस एक्टिविटी से आप प्रॉफिट ही अर्न करें, कोई गारंटी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने ये आपको लेक्चर डिलीवर किया है, आप ये लेक्चर सुनेंगे। अब इस लेक्चर को सुनने के बाद आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर को पास करना है। अब ये जरूरी तो नहीं कि हर स्टूडेंट ही पेपर को पास करेगा, लेकिन वो लेक्चर इस इंटेंट के साथ सुनेगा कि मुझे ये पेपर पास करना है। इसी तरह बिजनेस भी हर एक्टिविटी इस इंटेंट के साथ करेगा कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है। जरूरी नहीं है कि हर एक्टिविटी से, हर ट्रांजैक्शन से बिजनेस को प्रॉफिट हो। हाँ, इलीगल एक्टिविटी से मुमकिन है आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा हो, लेकिन वो बिजनेस की डोमेन में नहीं आएगी क्योंकि वो लीगली अलाउड ही नहीं आपको। ठीक हो गया जी। अब इन एस्पेक्ट्स को फर्दर डिस्कस करने के लिए हम बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल की। सबसे पहले तो अकाउंटिंग साइकिल की डेफिनेशन देखते हैं। साइकिल का मतलब ये एक चक्कर है, गोल है, ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है। अकाउंटिंग साइकिल क्या है, एक कलेक्टिव प्रोसेस है। किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन, एनालाइजेशन एंड रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग इवेंट्स ऑफ a company or business, company or business। तो बिजनेस के जो अकाउंटिंग इवेंट्स हैं उनको, जो मॉनेटरी वैल्यू वाले ट्रांजैक्शंस हैं, उनको कलेक्ट करना,
उनको एनालाइज करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉर्ड करना, उसके लिए जो प्रोसेस है उसको अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अब ये 8 स्टेप का प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन के होने से और एंड कहां पे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनाना। तो इट मींस पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो एक्टिविटीज है वो स्टार्ट कहां से होती हैं, ट्रांजैक्शन के होने से, और खत्म कहां पे होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई तो आपका अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया। अब ये वो 8 स्टेप्स हैं जिनकी यहां पे बात हुई है अकाउंटिंग साइकिल में। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई। अब उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स ढूंढना। अब ये क्या है, इस पे हम फर्दर अगली स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो बिजनेस में जो भी आपने कोई चीज रिकॉर्ड करनी है उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको उसका एविडेंस चाहिए। तो सोर्स डॉक्यूमेंट आपको उसका एविडेंस प्रोवाइड करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। अब उसके बाद रिकॉर्डिंग की जाती है। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद रिकॉर्डिंग कहां पे की जाती है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या जनरल जर्नल में। तो हम सोर्स डॉक्यूमेंट बन गया तो उसके बाद अगला काम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। कहां पे, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या जनरल जर्नल में। अब इसके बाद फिर पोस्टिंग कहां पे होगी, लेजर्स में। लेजर्स को समटाइम टी अकाउंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अब समराइजेशन कहां पे होती है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। अब इसमें एक टर्म इंपॉर्टेंट है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब समटाइम ऐसे होता है कि जब अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस का एंड होता है, अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 12 माह का टाइम पीरियड होता है, तो उस वक्त भी कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। अभी जिन ट्रांजैक्शंस को आपने एडजस्ट नहीं किया, मतलब है कि इस प्रोसेस से गुजर के नहीं आई, रिकॉर्डिंग पोस्टिंग में नहीं आई, उनको क्या कहते हैं, वो अनएडजस्टेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उनके अलावा जो रिकॉर्ड हो गई है उनसे हमने समराइजेशन कहां पे कर ली, ट्रायल बैलेंस में। फिर आपने वो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई की जो अभी तक इस प्रोसेस से नहीं गुजरी, उनको फिर एडजस्ट करेंगे, मतलब कि उनका ये सारा प्रोसेस दोबारा से करके लाएंगे। और कौन सा प्रोसेस के, यहां से सोर्स डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, और फिर वो एडजस्टिंग एंट्रीज की एडजस्टमेंट देके आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जो कि फाइनल समरी होगी, जिसमें अब सारी जो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड हुई है सब की सब इसमें अकाउंट फॉर हो गई हैं। अब इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अब ये कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं हम फर्दर 1-2 स्लाइड्स के बाद देखेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग यही बात है कि जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं तो आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में भी कम्युनिकेट कर दिया, आपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी कम्युनिकेट कर दिया, आपने कैश फ्लोज के बारे में भी कम्युनिकेट कर दिया। अब इसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट्स, मैंने अभी बात की थी कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वो रिकॉर्ड रखते हैं जिनकी बेस के ऊपर आपने ट्रांजैक्शन को या रिकॉर्ड करना है या ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन के हवाले से अकाउंटिंग सिस्टम में। अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और अकाउंटिंग साइकिल मुकम्मल करना। अब इस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर ये वो सब्सटेंटिव एविडेंस प्रोवाइड करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल क्या है, इनवॉइस। इनवॉइस एविडेंस होता है चीजों के सेल या परचेज करने के हवाले से। फिर है रिसीट। रिसीट किस चीज का एविडेंस है कि आपने इसके अगेंस्ट इतना कैश रिसीव
कर लिया है। उसके बाद चेक्स, चेक आप जब किसी को देते हैं या लेते हैं वो भी एविडेंस है कि कोई कैश के रेलेवेंट ट्रांजैक्शन हुई है। डिपॉजिट स्लिप, आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उसकी वो एक रिसीट देते हैं, ये भी एविडेंस है कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है। पेमेंट वाउचर, अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो उसका एक वाउचर, उससे सिग्नेचर ले लेते हैं, रिसीविंग ले लेते हैं, ये भी एक एविडेंस है जिसकी बेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि जी हमने फलां बंदे को इतनी पेमेंट की है। उसके बाद डेबिट नोट, ये कुछ आगे जाके हम फर्दर डिस्कस करेंगे, रिटर्न्स की जब बात करेंगे और उन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पे इस पे मैं फर्दर डिटेल में बात करूंगा। और क्रेडिट नोट, ये भी इनवॉइस की तरह के दो डॉक्यूमेंट्स हैं। और बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट भी एविडेंस है आपकी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन के हवाले से। इसके अलावा मैनी मोर, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की है। अब इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर हम अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे, जो अमाउंट इनमें मेंशन होगी उसके साथ हम रिकॉर्डिंग करेंगे। जी अब हम बात कर लेते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और प्रीवियसली इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते थे। अब इसने किस चीज के बारे में बताया? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताया। अब देखें, परफॉर्मेंस जो भी होती है उसके लिए एक लिमिटेड टाइम स्पेन है। आप आई बिलीव 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे या 6th के या किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका क्या है कि एक टाइम स्पेन आपको दिया होगा कि ये सेमेस्टर ये पेपर आपने इतने टाइम पीरियड में तैयार करके इसके एग्जाम देने हैं। तो उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, इधर आपने पेपर पास किया होता है या फेल किया होता है, तो वो पैरामीटर हो गया। अगर पेपर पास है तो आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी। अगर आपका पेपर पास नहीं है तो आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया, आपकी परफॉर्मेंस बुरी। अब बिजनेस की भी परफॉर्मेंस क्या है, किस चीज के साथ एसोसिएट है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के साथ, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, प्रॉफिट अर्न करना है। अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करता तो प्रॉफर्मेंस बुरी है। अब परफॉर्मेंस कहां पे कैसे चेक होगी? जैसे मैंने अभी को बोला, आपको बोला प्रॉफिट या लॉस की फॉर्म में बिजनेस की परफॉर्मेंस। अब दूसरी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको बैलेंस शीट भी बोलते हैं। अब इसने पोजीशन के बारे में बताया। देखें, आप प्रॉफिट अर्न करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपकी वेल्थ जो है, दौलत, मैं अभी बिल्कुल लेमैन का वर्ड यूज कर रहा हूं, वो बढ़ती रहती है। तो उससे आपकी पोजीशन का पैरामीटर होता है, डिटरमिन होते हैं कि आपके पास कितनी वेल्थ है। अब देखें, ये फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम वेरी स्टार्ट से चेक होके आती है, जब बिजनेस स्टार्ट किया और आज की डेट तक। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे हम फर्दर बात इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में करेंगे, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन बेस किसके ऊपर करती है? एसेट्स, दौलत कितनी है, असासे कितने हैं, इक्वल टू लायबिलिटीज और कैपिटल। अब कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेस बेस के ऊपर हम फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमिन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि हमारे एसेट्स इतने हैं, हमारी लायबिलिटीज इतनी हैं और हमारा कैपिटल इतना है। इन पे हम फर्दर बात करेंगे कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, आज के ही लेक्चर में। जी उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये एक स्पेसिफिक बिजनेस के फॉर्म में बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? जब कंपनी आपकी हो, कंपनी के अकाउंट्स में। तो मैंने जस्ट एज ए रेफरेंस आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। कंपनी की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है तो ये
बेसिकली बताता क्या है, ये स्टेटमेंट बताती है कि कैपिटल में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड वो 12 महीने जो है उसमें क्या चेंजेस आई हैं। तो कैपिटल की चेंजेस 12 महीने में डिटरमिन करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब इसने अकाउंटिंग पीरियड में कैश में कितनी मूवमेंट आई है उसके बारे में बताना है। अब यहां पे मैं एक बात बताता हूं आपको कि बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट्स, बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट्स, बट बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कैश फ्लोज। देखिए, मैं आपके इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहा हूं से, तो मेरी मेजर कंसर्न किस चीज के साथ है कि वेदर मैं अपना जो रेम्यूनरेशन है, जो मेरी सैलरी है, वो वेल एंड टाइम लेता हूं, मिलती है या नहीं मिलती। तो बिजनेस इन द शॉर्ट रन नहीं सरवाइव कर सकता जब तक उसके पास कैश प्रॉपर ना हो। तो इसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है कि हमारे पास कैश कितना है, कहां से आया, कहां पे लगा, इसलिए हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं। बट आपके जो सिलेबस में हमारा जो मेजर फोकस होगा वो इन दो स्टेटमेंट्स पे होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। जी, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री या ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, हमने अभी पहले एक डेफिनेशन देखी थी ट्रांजैक्शन के हवाले से कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होंगे और हमें उन दोनों इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करना होगा। एक इफेक्ट को डेबिट कहते हैं और दूसरे इफेक्ट को क्रेडिट कहते हैं। तो जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के लिए जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है वो इस बेस के ऊपर होती है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आज हम आगे फर्दर जाके डिस्कस करेंगे। तो हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स होंगे, दो इफेक्ट्स होंगे और हमें दोनों ही रिकॉर्ड करने होंगे। जी, उसके बाद है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है ये कहता है कि बिजनेस जो है वो सेपरेट है अपने ओनर से। लेट्स अज्यूम, मैं एग्जांपल देता हूं, ये कॉलेज ए है, ये एक बिजनेस एंटिटी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना थ्रू लीगल एक्टिविटी। इसके ओनर्स हैं से मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये तीन इसके ओनर्स हैं। तो आप एज ए स्टूडेंट एनरोल कॉलेज के साथ हो, आप ओनर्स के साथ नहीं, आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कॉलेज के साथ हो रही है। तो कॉलेज सेपरेट है और उसके ओनर्स सेपरेट है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस हैज इट्स ओन एंटिटी, बिजनेस की अपनी एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर्स। और बिजनेस क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो। ये एक ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस है जहां पे ऐसा होता है, वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करता हूं। जी, और लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट कि जो ओनर है उसकी लायबिलिटी क्या है, उसकी जितना इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है तब तक लिमिटेड है। मिसाल के तौर पे इस बिजनेस में बी की इन्वेस्टमेंट है 40%, सी की इन्वेस्टमेंट है से 50% और डी की इन्वेस्टमेंट है 10%। इट मींस इनकी जो लायबिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन होगी। अब
इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है और एक अकाउंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। अकाउंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर एंटिटी, हर बिजनेस एंटिटी सेपरेट है उसके ओनर से। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे कि हर बिजनेस एंटिटी सेपरेट है इट्स ओनर से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर आपका बिजनेस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वो कब होगा? जब आप कंपनी फॉर्म करेंगे। अगर आपका बिजनेस कंपनी है तो फिर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी है, अदरवाइज सेपरेट एंटिटी नहीं है। हम फर्दर इस पे भी बात करेंगे। और ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट है। ठीक है जी, ये किसके साथ एसोसिएट है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ डिफर करेगी। अगर सेपरेट एंटिटी है तो फिर लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा, मींस कंपनीज के केस में लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बाकी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, क्योंकि वहां पे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ही नहीं अप्लाई होता, तो इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं होगा। बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बिजनेस एंटिटी सेपरेट है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू? इसका इंपैक्ट ये है कि पॉसिबिलिटी है कि हर बिजनेस जो है वो अपने ओनर्स के साथ ट्रांजैक्शन करे। जी, अब ये तीन तरह के बिजनेसेस होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। अब इनके ओनर्स के जो नाम है, जो सोल प्रोप्राइटर को ओनर होता है उसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, और जो पार्टनरशिप को होता है उसको पार्टनर कहते हैं, और जो कंपनी का ओनर होते हैं उसको शेयर होल्डर कहते हैं। अब ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ना कोई सेपरेट एंटिटी होती है, ना कोई लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है और सेपरेट एंटिटी भी नहीं है। ओनर और बिजनेस एक ही एंटिटी है। अब इधर भी सेम पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सेम है कि दोनों में ना तो लिमिटेड लायबिलिटी है और ना ही सेपरेट एंटिटी है। बट कंपनी के केस में सेपरेट एंटिटी भी है और लिमिटेड लायबिलिटी भी है। सेपरेट एंटिटी भी है और लिमिटेड लायबिलिटी भी है। अब अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से हर एंटिटी जो है वो सेपरेट एंटिटी है। जैसे कि मैंने पहले बात की, चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटरशिप का हो, पार्टनरशिप का हो, कंपनीज का हो, हर एक में सेपरेट एंटिटी है। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड करना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस की, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बट वो आप अपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे, या कंपनीज लॉ के बारे में, या पार्टनरशिप एक्ट जब डिस्कस करेंगे। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, एक ही बंदे ने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। अब पार्टनरशिप में 2 से लेके 7 लोग तक होते हैं। कंपनी में मिनिमम टू मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। और इनकी फॉर्मेशन जो है, इसके लिए कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है, इसके लिए ऑप्शनल है, इसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन जाके क्रिएट होगा। अब ये कंपनी की जो डेफिनेशन दी गई थी, ये एक केस स्टडी है यूके का, सेल्मन वर्सेस सेल्मन। आई बिलीव इट वाज इन 1857, बट आई एम नॉट कंफर्म अबाउट द ईयर। तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसी वजह से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये लिमिटेड लायबिलिटी और सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। ये कहां पे डिसाइड हुआ था? सेल्मन वर्सेस सेल्मन के केस स्टडी में। अब
इनकी मैनेजमेंट बिजनेस की कौन करता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉर्मली जो ओनर होता है वही मैनेजमेंट करता है। पार्टनरशिप में भी कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर या मुमकिन है जितने भी पार्टनर हो वो सब मैनेजमेंट करता है। कंपनी में मैनेजमेंट सेपरेट होती है, उनको क्या कहते हैं? डायरेक्टर्स। कंपनी की जो मैनेजमेंट करते हैं वो कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। और उसके ओनर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा इनकी बाइफिकेशन आपको बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारा काम मेजर क्या है? हमने डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हुए अकाउंटिंग साइकिल का पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है उसकी डिस्कशन करनी है। हमारे पास डिफरेंट हेड्स हो सकते हैं अकाउंटिंग के, अकाउंट्स के। कैपिटल जिसको ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ओनर्स इक्विटी कहते हैं। लायबिलिटीज हो सकती हैं, एसेट्स हो सकते हैं, इनकम हो सकते हैं या एक्सपेंस हो सकते हैं। इन पे फर्दर हम डिटेल बात करेंगे कि ये है क्या। अब ये 5 हेड्स आपके पास हो सकते हैं, या कैपिटल या ओनर्स इक्विटी होगी, लायबिलिटीज होंगी या एसेट्स होंगे या इनकम होगी या एक्सपेंस होंगे। इनकम को रेवेन्यू भी कहते हैं, इनकम को रेवेन्यू भी कहते हैं। अब कैपिटल क्या है? ये इन्वेस्टमेंट किसकी है? ओनर की तरफ से। लायबिलिटीज पे फर्दर हम बात करते हैं, पर ये 2 तरह की लायबिलिटीज हो सकती हैं। कुछ करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकती है। इन पे भी फर्दर हम डिटेल बात करेंगे। इसी तरह एसेट्स भी करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं। और फिर मैंने बात की कि हम इन सब की इन डिटेल डिस्कशन करेंगे जी। तो स्टार्ट करते हैं। इन हेड्स को हमने रिकॉर्ड कैसे करना है। अब मैंने एक बात पहले कही थी आपके साथ ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट के हवाले से कि हर ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स हैं? 2। अब हमने सबसे पहले तो वो देखना होगा कि क्या उस ट्रांजैक्शन में कैपिटल इन्वॉल्व है। कैपिटल इन्वॉल्व है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इस टेबल को आपने याद रखना है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे। एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। इनकम अगर इंक्रीज हो रही हो तो क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। इट मींस कि एसेट और एक्सपेंस का एक रूल है, इनकम, लायबिलिटीज और कैपिटल का एक रूल है कि इनमें अगर इंक्रीज होता है कैपिटल, लायबिलिटी या इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट। एक्सपेंस और एसेट में अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है? कैपिटल, या जिसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट किसकी तरफ से है? ओनर या ओनर्स की तरफ से इन अ बिजनेस इन एनी फॉर्म बट इन मॉनेटरी टर्म्स। किसी भी फॉर्म में अगर बिजनेस ने कोई चीज इन्वेस्ट की, बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्ट की हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये हमारा कैपिटल है, बट वो मॉनेटरी वैल्यू में मेजरेबल हो, उसको आप कोई मॉनेटरी वैल्यू दे सके। फिर है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या है? हर वो चीज जो ओड बाय बिजनेस है टू समवन। अब ये समवन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि ओनर के अलावा किसी से भी अगर बिजनेस ने कुछ उधार लिया हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी। मिसाल के तौर पे बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया, किसी इंडिविजुअल से लोन ले लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये लायबिलिटी है। ठीक है जी।
क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, वो है लायबिलिटी कैसे जनरेट होती है, इसको क्राइटेरिया क्या है लायबिलिटी को जनरेट करने का। सबसे पहली बात कि ये पास्ट किसी इवेंट का नतीजा है। बैंक से लोन लिया है तो जिम्मेदारी बनेगी, लायबिलिटी बनेगी। हमने कुछ इवेंट ना होता बैंक से लोन लेने का तो हमारी कोई लायबिलिटी ना होती। नंबर 2, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आज के टाइम पे हमारी जिम्मेदारी है, हमने देने हैं। पास्ट इवेंट की वजह से ये हुआ, अब हमारी ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि जिसको हमने सेटल करना है। और सेटल कैसे करेंगे कि फ्यूचर में हमारा आउटफ्लो होगा किसका, इकोनॉमिक बेनिफिट का, मुआशी मफादात का। अब कौन से मफादात जिनको मॉनेटरी वैल्यू दी जा सके, आपके पास से कुछ ना कुछ जिसको भी मॉनेटरी वैल्यू दी जा सके चीज की वो जाएगी। वो कैश हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी आपके इकोनॉमिक रिसोर्स हो सकता है। और इसको रिलायबली आप मेजर कर सके, आपको पता हो कि बैंक से इतना लोन लिया हुआ है, कैन बी मेजर्ड रिलायबली। उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट जो है वो आपको पता हो। तो कैपिटल क्या है, ये ओनर्स इक्विटी क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है किसकी तरफ से, ओनर की तरफ से बिजनेस में इन मॉनेटरी फॉर्म। लायबिलिटी क्या है, जो हमने उधार लिया हुआ है किसी थर्ड एंटिटी से, मतलब है कि ओनर के अलावा किसी भी एंटिटी से आपने जो उधार लिया हुआ है, ये कैसे लायबिलिटी बनेगी, पास्ट इवेंट होगा जिसकी वजह से अब आपकी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को खत्म करने के लिए, निभाने के लिए कल को आप का आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, और उसकी अमाउंट रिलायबली मेजर हो, पता हो कि कितनी अमाउंट की लायबिलिटी है। फिर है एसेट, एनीथिंग owned or controlled by the business। अब owned किस चीज के साथ एसोसिएट है, लीगल पोजेशन के साथ, लीगल पोजेशन के साथ। और कंट्रोल किस चीज के साथ है, फिजिकल पोजेशन के साथ। कंट्रोल किस चीज के साथ एसोसिएट है, फिजिकल पोजेशन के साथ। अच्छा, अब एसेट को भी जनरेट करने के लिए हमारा पास्ट में कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से वो एसेट आपके पास है। अब आपके पास इस इवेंट की वजह से कुछ रिसोर्सेज आए हैं, जिन रिसोर्सेज को यूज करके आप फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। अब देखें, ये टोटली इनवर्स है लायबिलिटी से, और इनको भी आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब हर वो रिसोर्स जो बिजनेस के पास है, चाहे उसकी लीगल पोजीशन आपके पास है, चाहे फिजिकल पोजीशन के पास है। अब देखें, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीगल और फिजिकल दोनों पोजीशन होते हैं। जैसे आपके पास एक गाड़ी है, अब वो गाड़ी जो है फिजिकली भी आपके पास है, लीगल भी आपके पास है, क्योंकि उसका लीगल टाइटल, उसकी रजिस्ट्रेशन आपके नाम है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ फिजिकल पोजीशन होती है, जैसे कि आपके ऑफिस में एक एसी इंस्टॉल्ड है। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ लीगल पोजीशन होती है, लीगल राइट होता है, फिजिकली वो आपके पास नहीं होते। जैसे आपने किसी से पैसे लेने हो, अब जिससे पैसे लेने हैं वो हम क्या कहलाता है, रिसीवेबल। हम इस पे फर्दर बात करेंगे। अब उसके अगेंस्ट आपके पास फिजिकली कुछ भी नहीं है, बल्कि आपके पास क्या है, आपके पास लीगल पोजेशन है उसकी, कि यू आर लीगली एंटाइटल्ड कि कल को आप
उससे क्लेम कर सके। अब मैंने पिछली स्लाइड में बात थी कि लायबिलिटीज दो तरह की हो सकती हैं, करंट और नॉन करंट। अब करंट कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? जो अगले एक अकाउंटिंग पीरियड में मींस 12 मंथ्स में पेएबल हो, जिनको आपने पे अगले 12 महीने में करना होगा, वो क्या कहलाएंगी? करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? जिनको आफ्टर 12 मंथ्स, एक साल के बाद आपने पे करना हो। ठीक है जी। अब एसेट्स भी कुछ करंट होते हैं, कुछ नॉन करंट होते हैं। अब करंट एसेट्स कौन से हैं? जिनको आपने अगले 12 महीने में कैश में कन्वर्ट करना हो। एक्सपेक्टेड है, ये दोनों चीजें, दोनों में जो क्राइटेरिया वो एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल क्या होता है वो समथिंग डिफरेंट है। और नॉन करंट क्या है? जिनको आपने 12 महीने बल्कि 12 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड में आपने कैश में कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि इन द लॉन्ग रन यूज करना है। ठीक है, क्लियर? अब हम बात करते हैं एक और टर्म की, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंस। अब ये ऐसी कास्ट है जो आप इस इंटेंट के साथ करते हैं कि आपने कल को रेवेन्यू अर्न करना है। हर वो कास्ट जिसका मकसद ये है कि जिससे आपने इनकम जनरेट करनी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो आपके कॉलेज वाले मुझे पे कर रहे हैं, वो इनकी कास्ट है। वो कास्ट ये किस लिए पे कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने उससे रेवेन्यू अर्न करना है। किस फॉर्म में? आप लोगों ने इनको फी पे करनी है, वो रेवेन्यू अर्न होगा। अब रेवेन्यू या इनकम क्या है? अब ये इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होता है, जैसे कि कैश आप लोग अपनी फी पे करते हैं, रिसोर्स बिजनेस के पास आता है, या बिजनेस की लायबिलिटी डिक्रीज होती है अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि जिसके अगेंस्ट बिजनेस क्या प्रोवाइड करता है, या गुड्स प्रोवाइड करता है या सर्विसेज। आप क्योंकि स्टूडेंट हैं कॉलेज के, तो कॉलेज वाले आपको कोई फिजिकल चीज नहीं दे रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बात आपने माइंड में रखनी है। ठीक है जी। जी, तो आगे हम बात करते हैं गुड्स की। गुड्स किस चीज को कहते हैं? ऐसी कमोडिटीज मींस इनकी फिजिकल पोजेशन होती है जिनमें बिजनेस ट्रेड करता है। अब वही एक चीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स होगी और किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गुड्स नहीं कहलाएंगी। मिसाल के तौर पे आप ने एक बुक खरीदी बुक शॉप वाले से। अब आपके लिए तो वो कमोडिटी है, लेकिन बुक शॉप वाले ने पब्लिशर से किस पॉइंट ऑफ व्यू से ली थी? क्योंकि उसने उसमें ट्रेड करना था, उसको आगे सेल करना था, उसके लिए वो गुड्स कहलाएंगी। आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे गए, वहां से आपने एसी खरीदा। अब एसी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? कमोडिटी है, लेकिन शॉप वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गुड्स हैं, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरर से या मिडलमैन से इसलिए ली थी कि उसने उसको आगे सेल करके ट्रेड करना है। ठीक है। सर्विसेज क्या होता है? वो सर्विसेज जो बिजनेस प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैं आपके कॉलेज की एग्जांपल दूं तो मैं उसको कहता हूं कि वो एक बिजनेस एंटिटी है और वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे। इसमें कोई फिजिकल चीज नहीं होती, बाकी
बजाय कोई सर्विस दी जाती है। जैसे वो आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं, नॉलेज ट्रांसफर करवाते हैं, तो वो क्या है, सर्विसेज है। परचेजेस, जब कोई गुड्स खरीदता है इस मकसद के साथ, इंटेंट की उसको रीसेल करना है, तो उसके लिए जो टर्म यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं, परचेजेस। जैसे मैंने बात की बुक शॉप वाले के लिए, तो उसने जो गुड्स खरीदी थी किससे, अपने पब्लिशर से, इस इंटेंट के साथ कि उसको रीसेल करना है। तो जब उसने खरीदी थी तो वो टर्म क्या यूज करेगा उन गुड्स के लिए, परचेजेस। और जब वही आगे स्टूडेंट्स को सेल करेगा, अपने कस्टमर को सेल करेगा, तो गुड्स जब सेल की जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, सेल्स। ठीक है जी। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो आज की हमारी डिस्कशन में जिस पे हमने क्वेश्चंस देखने हैं, कि ऐसी एंटिटी जिसको बिजनेस ने गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पे बेची हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ये डेटर्स हैं या रिसीवेबल्स हैं। और ऐसी एंटिटीज जिनसे बिजनेस ने गुड्स या सर्विसेज उधार पे खरीदी हूं, उन एंटिटीज को हम क्या कहते हैं, पेबल्स या क्रेडिटर्स। जी, अब हमारे पास दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक को हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन, दूसरे को हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इंस्टेंटली इन्वॉल्व हो, या 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। कितने दिन का, 3 days ग्रेस पीरियड। जैसा कि आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, वहां से कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं और पेमेंट कर देते हैं, अब ये कैश ट्रांजैक्शन है, कैश इंस्टेंटली इन्वॉल्व हो गया। अब उससे आप परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं कि जो क्रेडिट पे हो, जिनमें कैश इंस्टेंटली इन्वॉल्व नहीं है बल्कि फ्यूचर में जाके इन्वॉल्व होगा। उसमें भी परचेजेस भी होती हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेल भी होती हैं। अब याद रखना, हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के हवाले से, या इनके रेलेवेंट जो भी डिस्कशन होगी, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। जी, अब ये वो बेसिक रूल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस रूल को अप्लाई करना है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब इसके लिए जो फॉर्मेट हमने फॉलो करना है रिकॉर्डिंग के लिए, हमने नेम ऑफ अकाउंट लिखना है, उसके सामने अमाउंट और आगे रीजन बतानी है। डेबिट साइड के लिए और क्रेडिट साइड के लिए भी नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट और रीजन। तो इट मींस कि मिनिमम नेम ऑफ अकाउंट या टाइटल ऑफ अकाउंट्स कितने इन्वॉल्व होंगे, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, मिनिमम। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम ये रिकॉर्डिंग करेंगे। अब हम पहली ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। फॉर्मेट दोनों हमारे सामने है, और ये वो टेबल है जो रूल है डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स के हवाले से। अब पहली एग्जांपल क्या है कि एक साहब है, उनका नाम है मिस्टर रॉबर्ट। He started business with $5,000 in bank and $1,000 cash. अब रॉबर्ट ने बिजनेस को स्टार्ट किया और उसके पास 5,000 बैंक में है और 1,000 कैश की फॉर्म में है। जी, तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमने इसमें टाइटल ऑफ अकाउंट्स देखने हैं। अब यहां पे हमारे पास 3 टाइटल ऑफ अकाउंट है, एक बैंक है, दूसरा कैपिटल है, और तीसरा कैश है, और फिर कैपिटल है। अब देखें, हमने इसको ट्रांजैक्शन को 2 ट्रांजैक्शन में बाइफरकेट कर लिया। पहली हम बात कर लेते हैं 5,000
बैंक में। अब हमारा एक टाइटल ऑफ अकाउंट इटसेल्फ बैंक का किया। अब हमने उसकी नेचर देखी, ये एसेट है, ये बिजनेस के पास कोई रिसोर्स है। अब इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस के पास पैसे आए, हमने बात की थी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की, तो पॉसिबिलिटी है कि ओनर और बिजनेस के दरमियान ट्रांजैक्शन हो सके। तो ये ऐसे ही ट्रांजैक्शन है, ओनर और बिजनेस के दरमियान हो रही है। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए आए, इनफ्लो ऑफ एसेट हुआ, तो एसेट में इंक्रीज हुआ, एसेट और इंक्रीज। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको डेबिट कर दिया। डेबिट 5,000 से बैंक अकाउंट, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट हुआ है। अब क्रेडिट करेंगे किसको? हमारे मालिक ने इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, तो टाइटल ऑफ अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया? कैपिटल। मालिक ने इन्वेस्टमेंट की, और कैपिटल में जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देंगे। तो ये 5,000 का क्रेडिट हो गया। हर ट्रांजैक्शन का याद रखिएगा, जितनी अमाउंट से डेबिट होगा उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट होगा इन टोटल। हाँ, उसके पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट की दोनों साइडों की अमाउंट इक्वल होगी। फिर दूसरा कैश। अब कैश भी एसेट है, रिसोर्स है, बिजनेस के पास आया, मालिक ने पैसे दिए बिजनेस को, तो कैश एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई मालिक की बिजनेस में तो क्रेडिट। ठीक है। अब ये 3 टाइटल ऑफ अकाउंट इसमें है, कैपिटल, बैंक और कैश। अब इसलिए हम इसकी कंपोजिट एंट्री भी बना सकते हैं। कंपोजिट एंट्री क्या है कि बैंक को डेबिट कर दिया 5,000 से, कैश को डेबिट कर दिया 5,000 से, और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, जितनी अमाउंट का डेबिट है उतनी से 6,000 से। क्योंकि यहां पे भी हमने 5,000 का एक क्रेडिट दिया कैपिटल को और 1,000 का एक क्रेडिट दिया, तो इन टोटल 6,000 भी हुआ ना। तो इस ट्रांजैक्शन से ओवरऑल डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल है, इधर भी 6,000 है और इधर भी 6,000 है कि इसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन। अब कानून वही है, ये रूल है हमारे पास जो कि हर स्लाइड पे शो हो रहा है। बॉट स्टेशनरी बाय चेक $70। अब आपने क्या काम किया? स्टेशनरी खरीदी थ्रू चेक। मैंने एक बात की थी कि हमने एक्सपेंस की डेफिनेशन देखी थी, कि इसको एक और वे भी मैं डिस्कस कर सकता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एसेट। एक्सपेंस ऐसी कास्ट को कहते हैं जिसका बेनिफिट ले लिया जाए अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान, और एसेट ऐसी कास्ट को कहते हैं जिसका अकाउंटिंग पीरियड के बाद बेनिफिट फ्यूचर में लिया जाए। तो स्टेशनरी आपने खरीदी और उसकी पेमेंट थ्रू चेक की। अब चेक आपने अपने बैंक अकाउंट का दिया, तो इट मींस पेमेंट कहां से होगी? बैंक से होगी। तो स्टेशनरी, इसका बेनिफिट हम ले लेते हैं, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। तो इसकी जो टाइटल ऑफ अकाउंट क्या आया? स्टेशनरी, और इसकी नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ, जब इंक्रीज हुआ तो उसको हमने डेबिट कर दिया। ठीक है। बैंक हम ऑलरेडी डिटरमिन कर चुके, हमारा क्या है? एसेट है। अब बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो ये डिक्रीज हुआ, जब डिक्रीज हुआ तो हमारा टेबल क्या कहता है? इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ, डेबिट हुआ, तो मिनिमम किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 टाइटल ऑफ अकाउंट होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। 2 टाइटल ऑफ अकाउंट कौन कौन से हो गए? स्टेशनरी और बैंक। अब तीसरी ट्रांजैक्शन है कि बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट।
अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन है? अगर वर्ड कैश ट्रांजैक्शन में आ गया तो कैश ट्रांजैक्शन होगी, और जब कैश का वर्ड आया तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, एक टाइटल ऑफ अकाउंट हमारा कैश इन्वॉल्व होगा। वर्ड रिसीव्ड आ जाए, वर्ड पेड आ जाए, तो इन सारे वर्ड से हम क्या कहेंगे, हमारे पास एक टाइटल ऑफ अकाउंट, ये किसके लिए आइडेंटिफिकेशन है, कैश ट्रांजैक्शन के हवाले से। या नो हिंट हो, क्या हो, नो हिंट, आपको कोई पता ना चल सके कि आपकी ट्रांजैक्शन क्या है। अगर आपके पास नो हिंट है तो हम क्या कहेंगे, ये भी हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, नो हिंट। तो मैं अगर आपके साथ बात इस ट्रांजैक्शन की करूं तो हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट, इसमें वर्ड चेक आया है तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है बल्कि बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन है, तो बैंक के थ्रू होगी। अब दूसरे में हमने बात की थी कि क्रेडिट, अब वर्ड क्रेडिट आ गया तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो उसके लिए टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे पास ये देखना होगा कि हमने चीजें खरीदी हैं या बेची हैं, बॉट गुड्स। अब गुड्स खरीदी हैं तो मैं पहले डेफिनेशन में बता चुका था कि जब गुड्स कौन सी चीजें हैं जिनमें बिजनेस ट्रेड करता है, और ये जब खरीदी जाती हैं तो इनके लिए टाइटल जो यूज होता है वो परचेजेस होता है। तो हमारा पहला टाइटल ऑफ अकाउंट क्या है, परचेजेस। अब परचेजेस की नेचर क्या है, ये एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस अब आपका इंक्रीज हुआ तो हमने डेबिट कर दिया, ठीक है जी, तो परचेजेस हमने अमाउंट से डेबिट कर दी। टी ब्राउन जो है ये आपका, ये वो एंटिटी है, ये वो इंडिविजुअल है, वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है जिससे हमने उधार पे चीजें ली हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, पेएबल उसको के लिए, या क्रेडिटर का वर्ड यूज करते हैं, मैंने पहले डेफिनेशन में डिस्कस किया। तो टी ब्राउन हमारा पेएबल है, हमने इससे $2100 की चीजें उधार पे ली, तो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गया। पेएबल हमारी क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ये कल को उसको पैसे देने हैं। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लायबिलिटी है और इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट। तो हमने एंट्री क्या पास की, परचेजेस डेबिट टू ब्राउन क्रेडिट। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब कैश का वर्ड आ गया तो कैश ट्रांजैक्शन है। अब एक तो टाइटल ऑफ अकाउंट कैश हो गया, दूसरा गुड्स को, गुड्स की मैंने बात की, द थिंग्स इन विच बिजनेस इज ट्रेडेड, और जब वो हम सेल करेंगे तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या यूज होगी, सेल्स। तो सेल्स की जो कैटेगरी है, जो नेचर ऑफ अकाउंट है, ये इनकम है, ये हमारे इनकम है, सेल्स हमारी इनकम है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट हो गई जी। अब पांचवी ट्रांजैक्शन है, हमने इंश्योरेंस पे की इन फॉर्म ऑफ कैश, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। एक टाइटल ऑफ अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया, कैश, और दूसरा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में जब इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दिया, और कैश में एसेट है,
जा रहा है, पेमेंट हो रही है, तो डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दिया जी। फिर हमने लोन ले लिया, किससे? बैंक से। अब बैंक से जब लोन लिया तो कैश हमारे पास आया, कैश एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दिया। लोन हमारी लायबिलिटी है, अब लायबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि कल को फ्यूचर में पेमेंट करनी है इसके अगेंस्ट, तो जब वो इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दिया। फिर हमने रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिसीव किया है, पेमेंट नहीं की, बिल आ गया तो लायबिलिटी जनरेट हो गई, एक्सपेंस हो गया। आपने इलेक्ट्रिसिटी को पहले कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद फिर पेमेंट करनी है क्योंकि बाद में बिल आता है, तो जब वो एक्सपेंस हो गया तो एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। रूल क्या कहता है? जब एक्सपेंस में इंक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे। और बिल जो है वो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट कर देंगे। अब ब्राउन को हमने $900 की पेमेंट कर दी, पहले ब्राउन से हमने उधार पे चीजें ली थी तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी। अब जब पेमेंट की तो लायबिलिटी हमारी ब्राउन की तरफ डिक्रीज हो गई, तो लायबिलिटी जब डिक्रीज हो गई तो डेबिट कर दिया, इसलिए ब्राउन पेबल को हमने डेबिट कर दिया। और कैश अब हमारे पास से जाएगा, ये टाइपो सॉरी मिस्टेक है, ये 900 की अमाउंट होनी थी, तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया बिकॉज डिक्रीज इन एसेट। तो याद रखिएगा, दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी इन हेड्स ऑफ अकाउंट से बाहर नहीं जाएगी। फिर बैंक को हमने $300 वापस कर दिया, लोन पे कर दिया। जब लोन पे हुआ तो हमारी बैंक की तरफ जो लायबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट कर देते हैं, और कैश हमारा एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दिया जी। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो आज हमने डिस्कस की। आज हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस की, कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की, और कुछ ट्रांजैक्शंस की हमने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। कल के लेक्चर में हम मजीद कुछ ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर हम सीखेंगे कि हमने इनकी पोस्टिंग कैसे करनी है लेजर्स में। तब तक खुदा हाफिज। आई होप कि आपने मेरा लेक्चर एंजॉय किया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल अरशद भुट्टा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।